बूढ़ी माँ का करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है, अचानक अपने मायके पहुंची बेटी ने भैया भाभी को माँ को मारने की साजिश करते देखा तो उसने किया कुछ ऐसा कि भैया भाभी की चीखें निकल गई। रचना ने अपने पति मोहन से कहा, बाबूजी तो चल, वैसे अब उस अमरी बुढ़िया को भी उनके पास भेज देते हैं, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कह देंगे कि बाबूजी के सदमे में मम्मी जी भी चल बसी और फिर ना ही हमें आपकी बहन राधा का डर रहेगा और ना ही किसी और का। फिर उसने अपनी सास के लिए दलिया बनाया और दलिया में जहर डाल दिया। जब रचना अपनी सास सावित्री जी को दलिया खिलाने लगी तब अचानक से अपनी ननद राधा के हाथ से अपने गाल पे थप्पड़ पड़े से रचना धम से जमीन पे गिर गई। अचानक राधा को देखकर रचना चकित रह गई। राधा बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? आपने मेरी माँ के दलिये में जहर मिलाया है। राधा को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहन भी अपनी माँ के कमरे में आ गया और अपनी बहन को अचानक देखकर शक पका गया। फिर खुद को संभालते हुए मोहन बोला, राधा दीदी आप तो कल आने वाली थी ना, आपको नहीं पता था, परंतु मैं आज ही सुबह विदेश से आप पहुंच गई थी और मैंने घर में तुझे और भाभी को बात करते हुए मैंने सुन लिया था और मैंने आपकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर ली है। बाबूजी ने मुझे अपने जाने से एक दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था कि आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तभी मैं आनन फरान में अपने घर के लिए रवाना हो गई थी, परंतु फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मैं तो बाबूजी के अंतिम संस्कार वाले दिन ही आ जाती। फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों से झूठ कह दो कि मैं 2-3 दिन बाद आऊँगी, जिससे कि मैं आपके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर सकूं और तुम दोनों पे कानूनी कार्रवाई कर सकूं। मुझे बाबूजी ने घर की दूसरी चाबी भी दी थी कि मैं जब भी विदेश से घर आऊँ, अगर तुम सब परिवार वाले घर पे न हो तो मुझे घर का दरवाज़ा खोलने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो। लेकिन जब मेरे यहाँ आकर देखा तो तुम लोग माँ को जान से मारने की प्लानिंग बना रहे थे। तभी राधा का भाई मोहन बोला, राधा दीदी आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए राधा ने एक तमाचा अपने भाई मोहन के गाल पे जड़ दिया। उसका ऐसा रूप देखकर मोहन तो जैसे अपने होश खो बैठा। राधा बोली, भाभी तो पराए घर से आई थी, परंतु तू तो अपना ही था ना, तुझे शर्म नहीं मुझे अपना भाई कहते हुए? कितने नाज से तुझे माँ बाबूजी ने पाला था, दिन रात एक करके एक पाई इकट्ठा करके तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अच्छी पढ़ाई कर सके और फिर तेरे पसंद की लड़की से तेरी शादी भी करा दी। मैं तो रचना को उसी दिन समझ गई थी जिस दिन हम पहली बार उसको देखने गए थे। अपने पिता की अमीरी की बढ़ाई कर रही थी, जैसे कि सब कुछ इसका ही हो। मैंने माँ से कहा था कि लड़की मोहन के लिए ठीक नहीं है, परंतु माँ ने तब भी मेरी एक बात ना मानी और कहा कि मोहन को ये लड़की पसंद है तो उसकी शादी उससे होगी। मोहन अपने पैरों पे खड़ा है, परंतु वो कहाँ जानती थी कि अब उनका बेटा उनका नहीं रहा। मोहन सब कुछ तुम्हारा ही तो था, पर तूने उसकी सारी जमा पूंजी और घर अपने नाम करके उनके बुढ़ापे की 2 रोटी तक को छीन लिया। पुलिस भी आनंद जी के घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी और फिर सावित्री जी से बयान लेने लगी, परंतु सावित्री जी को तो अपने सूद में ना थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई बेजान शरीर हो। तब उनके घर बहुत समय से रह रहे नौकर गोपाल काका ने बताया कि रचना बहू कभी उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। रचना बहू उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। साहब, यदि मालिक मालकिन रचना बहू को कुछ काम को कह देती तो वो अपना मुंह बना लेती और तिलमिला उठती। फिर जाकर मोहन से शिकायत करती कि तुम्हारे माँ बाबूजी कि क्या मैं नौकरानी लगती हूँ, जो वो हर समय मुझे काम बताते रहते हैं। मैं इस घर की मालकिन हूँ रचना, तुम भूल रही हो
कि तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। मेरी माँ इस घर की मालकिन है और जब तक माँ बाबूजी अपनी जमा पूंजी और इस घर को हमारे नाम नहीं कर देते तब तक तुम इस घर की मालकिन नहीं हो रचना। इसलिए जब तक प्रॉपर्टी हमारे हाथ में नहीं आ जाती तब तक तुम उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और फिर रचना बहू भी झूठी मुस्कान लिए अपने सासुर की कही बातों को मानती रहती। तब मोहन बाबू ने मुझे अपनी बातें सुनते हुए देख लिया था। उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर तुमने माँ बाबूजी या किसी को कुछ भी बताया तो वो तुम्हारा जो बेटा मेरी कंपनी में काम करता है, मैं उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे बाहर निकाल दूंगा। फिर तुम्हारे बेटे को किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी और तुम्हें भी अपने घर से निकलवा दूंगा। फिर तो तुम दोनों रहना भीख मांगते हुए। घर का नौकर गोपाल यह बात कहते कहते रुक गया। तब एक पुलिस अधिकारी ने गोपाल को एक गिलास पानी पिलाया और फिर से गोपाल ने आगे की बात बोलना शुरू किया कि एक दिन आनंद जी अचानक से बहुत बीमार हो गए तो उनके मुंह से खून आने लगा। उनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज का खर्चा 3 लाख तक बताया। तब मालकिन ने मोहन से कहा, बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे बाबूजी की जमा पूंजी तो उनकी अपनी बचत खाते में जमा है। इसके अलावा उन पैसों का कोई भी नहीं निकाल सकता, तो पैसे कैसे निकलेंगे यह भी पता नहीं। और तेरे बाबूजी यह बताने की हालत में बिल्कुल नहीं है, इसलिए बेटा इन पैसों का तू इंतज़ाम कर दे। तभी मोहन ने अपनी परेशानी माँ को बताते हुए कहा कि माँ, मैंने पैसों का इंतज़ाम कैसे कर दूँ? और माँ, मैंने अपनी कंपनी बनवाने के लिए इतने सारे पैसों का लोन लिए भी रखा है। तब सावित्री जी बोले कि बेटा किसी रिश्तेदार या दोस्त से ले ले, तेरे बाबूजी के होश में आते ही मैं वो कर्ज उतरवा दूंगी। शायद बाबूजी को मुझ पे यह भरोसा ही नहीं था। मैंने उसे पहले ही कहा था कि कई बार कि बाबूजी आप मुझे अपनी जमा पूंजी और प्रॉपर्टी का हिसाब किताब दे दीजिए, परंतु हर समय यह कहकर टाल देते थे कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब देख लो नतीजा पर गए न बीमार। हाँ बेटा, अब हमारी उम्र हो गई है, न जाने कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। बेटा तू अपने बाबूजी को ठीक हो जाने दे, सबसे पहले मैं यही काम करवाऊंगी। सावित्री जी ने कहा, हाँ माँ, मैं देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। तो थोड़ी देर बाद मोहन आता है और कहता है कि माँ, पैसों का इंतज़ाम हो गया है और मैंने वो पैसे अस्पताल में जमा भी करा दिए, परंतु माँ पैसे 1 महीने के अंदर वापस मुझे लौटाने होंगे। हाँ बेटा, तेरे बाबूजी के होश में आते ही हम सारा कर्जा उतार देंगे। रचना मोहन का हाथ खींचते हुए कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इस बूढ़ी को बचाने में लगे हुए हो। यह बूढ़ा मर गया तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, इस पर हमारा अधिकार होगा। और आप है जो पैसे खर्च करने में इतने पैसों का इंतज़ाम आपने कहाँ से किया? कहीं ये हमारे पैसे तो नहीं है? हाँ रचना, ये हमारे ही पैसे हैं। कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे छोटे मोटे कदम तो उठाने ही होते हैं। माँ, पैसे बाबूजी के होश में आती वापस लौटा देंगे। अब माँ बाबूजी की भी उम्र हो गई है, वो कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए माँ बाबूजी का बैंक खाता भी मेरे नाम करवा ही देंगे, उन्होंने मुझे कहा है। और फिर जल्दी ही मैं अपनी कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। और जब आनंद जी हॉस्पिटल से अपने घर आए तब सावित्री जी ने सबसे पहले 3 लाख का चेक मोहन को दिया कि जिसने तुमसे यह पैसे लिए थे उसको वापस कर दो बेटा। उसके बाद सावित्री जी ने कहा, देखो जी, अब हमारी उम्र हो गई है ना, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए आप अपने जमा के खाता नंबर मोहन के नाम कर दीजिए। मोहन हमारी संतान भी है, सब इसका ही तो है। हम चाहे उसे आज दे या कल दे, मोहन ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अब यह क्या धन संपत्ति को लेकर बैठ जाते हैं? हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर मोहन ना होता तो आज आप शायद हमारे साथ ना होते। जी, उससे इतने पैसों का इंतज़ाम जो किया था, हमारा बेटा है, हमारी असली धन है। आनंद जी ने सोचा कि सावित्री जी ठीक ही तो कह रही है।
अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मोहन के नाम कर दी। अगले दिन जब दोपहर में सावित्री जी ने अपनी बहू से कहा कि रचना बहू, अपने बाबूजी के लिए दलिया बना देना, तो रचना बोली, मम्मी जी जरा 1 मिनट ठहरिए, मैं एक कॉपी पेन लेकर आ रही हूँ, फिर आप मुझे बता देना कि आपको और बाबूजी को क्या क्या खाना है। रचना ने चिल्लाते हुए कहा, मैं समझी नहीं बहू, ये तुम क्या कह रही हो? आप लोगों की नज़र में मैं तो एक नौकरानी हूँ जो हर समय आप जो कहे वो बात मैं मानती रहूँ। समझ नहीं आता कि आपको माँ बाबूजी बीमार है, आप बीमार नहीं हो, खुद बना लीजिए दलिया, क्या मुझे हर समय परेशान करती रहती हो? मुझे और भी तो काम होते हैं, अगर आगे से ऐसा किया तो आपकी खैर नहीं। यह कहकर रचना वहाँ से चली गई। अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर सावित्री जी तो जैसे दंग ही रह गई। जब सावित्री जी अपने कमरे में गई तो आनंद जी सावित्री जी से बोले, देख लिया सावित्री, तुम्हारी गलती की सजा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी धन संपत्ति को अपने पास ही रखो, तो बेटा बहू भी अपने पास रहेंगे। अब देख लो, खैर अब क्या कर सकते हैं, हमें रहना तो इन दोनों के साथ ही है। तब सावित्री जी मुस्कुराते हुए अपने मन में चल रहे दुख को छिपाते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए जी, बेचारी थक गई होगी, अगर मैं भी इतने काम करते होते मैं आपके लिए दलिया बना लाई हूँ। देखना बहू, रचना अभी आकर मुझसे माफ़ी मांगेगी कि मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए और अब से मैं कभी आपके लिए खाना बना दिया करूँगी। वैसे भी यह घर में 3-3 सब्जियां बनेगी तो बहू पर जोर तो पड़ेगा ही ना। आनंद जी अपने मन में कहते हैं कि हाँ बहू, तो तुम दोबारा जल्दी नहीं होना चाहती हो, इसलिए अब से तुम रोज़ मेरे लिए बुढ़ापे में खाना बनाओगी। अगले दिन जब सावित्री जी रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि रसोई का ताला लगा हुआ है। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई तो रचना कमरे से बाहर आई और बोली, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा भी क्या हो गया जो गला फाड़ रखा है? सावित्री जी ने कहा, बहू, आज से पहले रसोई में यह ताला नहीं लगा था, तो यह क्या है? तुमने रसोई में ताला लगाया है? रचना गुस्से में गरजते हुए बोली, हाँ, हमारे घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जो दिन भर खाने पे तुले रहते हैं। एक दिन में 4-5 बार उनका खाना होता है, इसलिए मैंने यह रसोई में ताला लगा दिया। रचना, तुम यह क्या कह रही हो? तुम हमें जानवर कह रही हो? अपने होश में तो हो ना तुम? अब आप इतने भी बोले नहीं हो जो अब मेरी बातों को ना समझ पाओ। समझी, परेशान हो चुकी हूँ मैं आप दोनों की इस भूख से, और आपसे पूरा दिन खाना पीना लगा रहता है जैसे यह कोई 5 स्टार होटल हो। आप लोगों को तो बस यही रहता है। आपसे मैं तय करूँगी कि क्या आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। रचना, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमें जानवर को और हमसे हमारा ही घर में हमारे खाने पीने का हिसाब लोगी। आने दो आज मोहन को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने हमारे साथ ऐसा सलूक किया है तो क्या मम्मी जी, उन्हें तो पहले से ही सब पता है कि आप ऐसा ही करोगी, इसलिए तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा दी और अब आप दोनों हम पर आश्रित हैं। आप हमारे टुकड़ों पे पलोगे, इसलिए अब इस घर में आपको मुफ्त की रोटी तोड़ने को नहीं मिलेगी। बेचारे बाबूजी तो बीमार है, शायद कुछ ही दिन चल बसे उनके पास। बहू, अपनी हद में रहो। सावित्री से अपनी बहू के चाटा मारने ही वाली होती है। रचना ने उनका हाथ पकड़ के मोड़ कर बोली, चुपचाप इस घर में रहो वरना यहाँ से चलते बनो दोनों, और अब इस घर का खाना आप बनाओगे और घर का जितना काम गोपाल करता है उतना ही काम करोगे। उनके साथ साथ गोपाल, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि अगर तुमने इनकी ज़रा भी मदद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। तुमको जितना काम बताया जाए तुम इतना ही काम किया करो, समझे तुम? और अगर मम्मी जी आपने काम करने में थोड़े भी आनाकानी की तो आप दोनों को घर से बाहर निकालने में मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। समझ गई? सावित्री जी बिना खाना लिए अपने कमरे में आ गई तो आनंद जी बोले, सावित्री, इसलिए मैं मोहन के नाम अपनी जायदाद नहीं कर रहा था। वो इतना नीचे गिर जाएगा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
अब करो इस उम्र में काम, ना तो मालिक मालकिन हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे, फेंकेंगे। आनंद जी ने कपकपाते स्वर में कहा, बहू झूठ बोल रही है जी, मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। ज़रूर बहू ने यह चढ़ाया होगा, उसको आने दो। आज मोहन को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाम को जब मोहन घर आया तो उसकी माँ ने उसे खाना परोसा। खाना खाने के बाद सावित्री जी बोली, बेटा बता बहू को कि हम तेरे माता पिता हैं, न कि इस घर के नौकर। तब मोहन बोला, बस कीजिए माँ, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने आप दोनों की इन बातों को। आज के ज़माने में माँ बाप, भैया तो सबसे बड़ा रुपया। आपको क्या लगता है कि मैं और रचना आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करते रहेंगे? तब सावित्री जी एकदम से चुप हो गई, जैसे कि उनकी जबान ही ना हो। मोहन वहाँ से चला गया। सावित्री जी अपने कमरे में जाकर खूब रोई तो आनंद जी ने उन्हें दिलासा दिया कि देखना सावित्री, कि अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा। अब रहना तो बेटा बहू के पास ही है। अब जिंदगी की यह आखिरी पल भी ऐसे ही बिता लेंगे, इसलिए तुम चुप ही रहो करो। अगले दिन से बहू ने अपनी सास ससुर का 3 समय का खाना 2 वक्त का कर दिया। अब आनंद जी पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। एक दिन सावित्री जी अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। सावित्री जी का घर का सारा काम निपटा और आराम करने के लिए लेटी ही थी तो उनकी आंख लग गई। उन्हें पता ही नहीं चला। आनंद जी धीरे धीरे कमरे में से बाहर आए और अपनी बहू रचना से बोली कि बेटा आज मुझे खाना मत देना और अपनी माँ को मेरे हिस्से का खाना भी दे देना, उसको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। रचना तमक करते हुए बोली, हाँ अब उनको कमज़ोरी महसूस हो रही और फिर कुछ दिनों में आपको कमज़ोरी महसूस होगी। रचना की बात सुनकर चुपचाप आनंद जी अपने कमरे में आ चले गए और सावित्री जी सोकर उठती है। वो कहती है, मेरी आँख कब लगी पता ही नहीं चला। आनंद जी कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, तुम भी जाकर खाना खा लो। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? तो आनंद जी बोले कि तुम इतने सवाल क्यों करती हो सावित्री, जाकर खाना खा लो, मैं सो रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। फिर आनंद जी लेट जाते और आंख बंद कर लेते हैं। सावित्री जी जब बाहर जाती है तो देखती कि उनकी बहू ने आज उन्हें 1 कटोरी सूखी सब्जी के साथ 1 कटोरी दाल और 4 रोटियां भी दी थी। तब सावित्री जी अपनी खुशी को न संभाल पाई और बहू से पूछ बैठी कि बहू आज मेरी थाली में इतना खाना क्यों, भूख नहीं लगा क्या? आपको जो मिला है उसे चुपचाप होकर खा लीजिए, खाना खाकर बर्तन सारे धोकर जाना, रचना ने धमकते हुए कहा। सावित्री जी खाना खाकर सारे बर्तन धो के अपने कमरे में आ जाती है तो वो आनंद जी को यह बात बताना चाहती है कि आज बहू ने मुझे बहुत सारा खाना दिया, परंतु आनंद जी सो रहे जाती हैं। सावित्री जी सोचती है कि सुबह को बता दूंगी, सोचकर वो सो जाती है। सुबह उठते ही वो देखती है कि आनंद जी अपने बिस्तर पे ही नहीं है। तब वो देखती है कि आनंद जी जमीन पे पड़े हैं और उनके मुंह से काफ़ी खून बह रहा है। तब अपने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर आनंद जी को अस्पताल में भर्ती कराती है। मोहन आनंद जी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर वहां से निकल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपके पति का ब्लड ग्रुप या किसी के मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आपको खून का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तब सावित्री जी दर की टोकरी खाती हुई अपने बेटे के ऑफिस पहुंच जाती है। रोती बिलखती है, अपने बेटे के इंतजार में बैठी रहती है। तब ऑफिस के बाहर खड़ा चपरासी, जो कि गोपाल काका का बेटा था, उसे मालूम नहीं था कि यह उनके बॉस मोहन की माँ है, उनके पिताजी की मालकिन है। उस बूढ़ी माँ को रोता देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो उनके पास जाकर पूछता है कि माँ जी क्या बात है, आपको किसी से मिलना है क्या? सावित्री जी कपकपाती आवाज़ में चपरासी से कहती है, इस कंपनी का मालिक मेरा बेटा है, मोहन है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चपरासी उनकी दशा देखकर थोड़ा चंबित रह जाता है कि बॉस की माँ है,
किया, परंतु वो उन्हें इंतज़ार करने को कहता है और मोहन के ऑफिस के सामने ही बैठा देता है कि जब मीटिंग पूरी हो जाए तो आप साहब से मिल लेना। सावित्री जी ने उन्हें आंखों ही आंखों में आशीर्वाद दिया और फिर अपने बेटे को ऑफिस से बाहर निकलते ही देखकर वो दौड़कर उनके पास गई और उसे गले लगाकर खूब रोने लगी कि बेटा, तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें खून की ज़रूरत है, तुम कृपा करके उन्हें खून दे दो। मोहन खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। एकदम से मोहन अपनी माँ को पीछे धक्का देते हुए गिरा देता है और कहता है, कौन है भिखारी? मोहन चपरासी को आवाज़ देता है और कहता है कि तुमने इस औरत की दशा भी देखी है, तुम्हें क्या लगा कि मेरी माँ है कि तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है? ये कोई पागल बुढ़िया, इसलिए यहाँ से कुछ पैसे देकर दफा दफा करो। बेटा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब चपरासी कहता है कि साहब, यह आपके इंतजार में बहुत देर से रोए जा रही थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? यह मेरा ऑफिस है, या मैंने भीख और खैरात बांटने के लिए तुम्हें दरवाजे पर खड़ा नहीं रखा हुआ है? निकाल फेंको इस बुढ़िया को यहाँ से। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सावित्री से अपने बेटे को एक तक देखने लगती है और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। वो बोली, बेटा, तुम्हारे पिता अस्पताल में मौत और जिंदगी में जूझ रहे हैं। इतना कहते ही मोहन अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए उन्हें कोने में ले जाकर कहता है, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बना रखा है? अपने घर में तो आप लोग मुझे चैन सुकून से रहने ही नहीं देती है, और यहाँ भी मैं उस बूढ़े को अपने खून का एक कतरा भी नहीं देने वाला। इसकी वजह से पिछली बार भी मेरे इतने पैसे लग गए थे। फिर कुछ पैसे सावित्री जी के मुंह पे मार कर जाकर अपने ऑफिस में बैठ गया। सावित्री जी वहीं रोती बिलखती रही। तब चपरासी ने पूछा, माँ जी, क्या बात है? या आपके बेटे हैं ना? सच में? सावित्री जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सावित्री जी ने अपने बेटे द्वारा किए गए सारे दुष्कर्म बताते हुए सारी बात सुनकर चपरासी की जैसे रूह कांप गई। वो तुरंत ही सावित्री जी को अपने साथ लेकर बॉस के ऑफिस में गया और एक तमाचा खींचकर मोहन के गाल पे जर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? ऑफिस में बैठे सभी लोग मोहन को देख रहे थे। मोहन अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत नहीं, औकात नहीं है मुझ पे हाथ उठाने की। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। अरे तो रहना कौन चाहता है तुम जैसे पापियों और राक्षसों आदमियों के ऑफिस में? मैं खुद ही निकल जाता हूँ यहाँ से। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कहकर चपरासी सावित्री जी के साथ अस्पताल में चला जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर ने चपरासी का खून मैच किया। खून जांच करने के बाद पता चला कि चपरासी का खून आनंद जी के खून से मैच हो गया है और चपरासी ने आनंद जी को खून दे दिया। वो चपरासी सावित्री जी के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सावित्री जी आंखों में आंसू लिए बस रोती ही जा रही थी। सोच रही थी कि एक मेरा बेटा है जो अपना खून होते हुए भी अपना ना हो सका, परंतु एक अनजान होते हुए भी ऐसे इंसान ने मेरे पति की जान बचाई। वो जाकर चपरासी के पैरों में गिर गई। चपरासी बोला, माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? मैं आपसे उम्र में कितना छोटा हूँ, आप क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रही हो? आप उठिए, रोइए मत, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। पता नहीं आपने कितने दिन से कब से खाना नहीं खाया होगा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कहकर चपरासी वहाँ से चला गया। वो कुछ खाने को लाता है तो सावित्री जी उससे पूछती है, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके बेटे हो? चपरासी बताता है कि मेरा नाम राहुल है, मेरे पिताजी का नाम गोपाल है और वो आपके घर में नौकरी करते हैं। अच्छा बेटा, तुम गोपाल के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब आप खाना खा लीजिए। जैसे सावित्री जी पहला निवाला अपने मुंह में ही डालती है कि तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि खून का बंदोबस्त देर से होने के कारण सावित्री जी, हमने बहुत कोशिश की परंतु हम आपके पति आनंद जी को बचा नहीं पाए। सॉरी,
इस नोर मोर इतना सुनते ही वो बेसुध बैठ गई और कहती रही कि अच्छा हुआ जी आप मुझसे पहले ही चले गए, वरना अगर मैं पहले चली जाती तो मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को कभी शांति न मिलती। तभी उनकी बेटी राधा का फ़ोन आ गया। राधा बोली कि माँ आप कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं। रात मैंने उनसे बात की थी तो वो कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे कि बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना। बेटा तेरे बाबूजी को अब शांति मिल गई है, हमें भगवान के घर संकोल में से रहेंगे। और फिर वो रोती रोती ज़मीन पे बेहोश हो गई। आनंद जी की मौत की खबर सुनते ही बहू रचना भी अस्पताल में पहुंच गई। सारे क्रियाक्रम करने के बाद मेरा बेटा राहुल भी वापस आ गया। सारी बातों का बयान देकर गोपाल काका जोर जोर से रोने लगे। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सारी बातें सुनकर राधा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन दोनों को, इन दोनों पापियों को यहाँ से। इन्होंने मेरे बाबूजी को जान से मार दिया और मेरी माँ को भी यह मारने वाले थे। ये दलिया इस बात की सबूत है, इसे खिलाकर यह लोग मेरी माँ को भी जान से मारने वाले थे। सावित्री जी ने अपने नौकर के बेटे राहुल, जिसने अपने खून देकर आनंद जी की जान बचाने की कोशिश की थी, उसको अपनी आधी जायदाद दे दी और आधी बची जायदाद अपनी बेटी राधा को देकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश अपनी बेटी के साथ रहने के लिए चली गई। दोस्तों आज भी बेटी को पराया मान लिया जाता है तो आनंद जी ने अपने बेटे मोहन को पूरी जायदाद का वारिस बना दिया था। इस कहानी में उसने अपनी बेटी राधा को अपने बेटे द्वारा हो रहे दुष्कर्म के बारे में कुछ नहीं बताया, परंतु बेटियां होती ऐसी, अगर माँ बाप उसको जायदाद दे या ना दे फिर भी बेटी अपने माता पिता का ही साथ देती है। वह उन्हें कभी दुख परेशानी में नहीं देख सकती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर बेटा ऐसा ही होता है, परंतु इस युग में ऐसे बहुत से बेटे जन्म ले चुके हैं जो अपने माता पिता की ज़मीन जायदाद के लिए तो आगे रहते हैं, परंतु बुढ़ापे में उनकी सेवा करने से पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।